तो नमस्कार क्लास 9th के विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो आपका 29 जनवरी को होने वाले एग्जाम के लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आपको इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत बार रिपीट हुआ है सवाल, इसलिए रिपीट हो सकता है और कम से कम आपको एक बार आइडिया तो लगेगा फाइनली। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हिंदी का कौन कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला जो आपका जो खंड होता है उसको पैसेज कहते हैं। ठीक है, पैसेज जो अनसीन पैसेज होता है यानी गद्यांश, तो गद्यांश को पढ़ के आपको आंसर देना होता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा गद्यांश है और क्या है इसमें। तो देखिए, पहला जो बोला गया है कि वायु प्रदूषण आज की प्रमुख समस्या है। जंगलों के कटने तथा खनिज ईंधनों के जलने से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिनों दिन बढ़ रही है। विश्व पर्यावरण विकास आयोग के अनुसार औद्योगिकरण के पूर्व वायु के प्रति 10 लाख में 280 कार्बन डाइऑक्साइड थी। यह घनत्व 80 के दशक में 340 पहुंच गया तथा तथा 21वीं शताब्दी के मध्य तक 560 पहुंच गया। यानी कि अभी जो वायु प्रदूषण यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वायु में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। वातावरण में छोड़ा जाने वाला धुआं अब सामान्य लकड़ियाँ का धुआं ना होकर अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O धूल जैसा पदार्थ का अधिक भी हो रहा है। धातु कणों में सीसा, पारा, निकल, क्रोमियम, तांबा आदि होते हैं। शीशे के जहर से मानव मस्तिष्क के तनु नष्ट हो जा रहे हैं, यानी मानव जो है सोचने समझने का क्षमता खोते जा रहा है। फोम, रबर, रेफ्रिजरेशन, एयरोसोल कारखानों से वातावरण में घुलती गैस से प्राण वायु के स्रोत ओजोन परत के टूटने का खतरा 1986 में विदित हुआ। अंतरिक्ष में विभिन्न उपग्रहों को स्थापित करते समय वायुमंडल की ओजोन प्रभावित हो जाती है। विश्व भरी गैसें भवनों को भी प्रभावित करती है। वृक्ष वातावरण को शुद्ध करते हैं। एक औसतन श्रेणी का वृक्ष 50 वर्षों से 50,000 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है। इन्हें काट कर मनुष्य वातावरण के संतुलन को बिगाड़ दे रहा है और वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, यह आपका वायु प्रदूषण पर आधारित कुछ पैसेज था। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन पैसेज के आधार पर बोला गया है कि आज की प्रमुख समस्या क्या है। तो बिजली की यातायात की, वायु प्रदूषण की या चरित्रहीनता की। तो पैसेज में तो साफ साफ लिखा गया वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन, जंगलों के कटने से क्या हो रहा है। जंगलों के कटने से क्या हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि शीशे का जहर किस अंग के तंतुओं को नष्ट करता है। शीशे का जहर जो है वो मस्तिष्क को, ठीक है, शीशे का जहर जो मस्तिष्क के तंतुओं को नष्ट कर देता है, तंतुओं को। आगे पूछा गया, एक वृक्ष 50 वर्षों में लगभग कितना ऑक्सीजन दे देता है। लगभग एक वृक्ष जो है 50 वर्षों में कितना देता है, तो पैसेज में था 50,000 kg। उसका पांचवा क्वेश्चन है, प्रदूषण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है प्रदूषण में, तो प्रदू उपसर्ग लगा हुआ है प्रदूषण में। ठीक है, प्रदूषण में प्रदू उपसर्ग प्रदूषण में जो है प्र उपसर्ग लगा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब होगा। आगे छठा क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ फिर से एक पैसेज दिया है, फिर से एक पैसेज दे दिया। पैसेज को देखते हैं। बोला गया है कि हम केवल सीखने के लिए पुस्तकों का साथ नहीं ढूंढते, आनंद के लिए भी हम उनके पास जाते हैं। जानबूझकर ही मैंने आनंद कहा है, ना कि मनोरंजन, क्योंकि दोनों पृथक पृथक है। यानी कि आनंद और मनोरंजन अलग है, क्योंकि मनोरंजन बुक को पढ़ने के लिए मनोरंजन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ज्ञान का और आनंद होना चाहिए। कुछ लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, ये लोग पढ़ते हैं ऐसी कथा और कहानियाँ जो आज है और कल नहीं, जो आज नई है और कल बासी पड़ जाती है, यानी बासी पड़ जाएगी। सच्चा साहित्य जो आनंद का होता है, ऐसा आनंद जिसे समझना कठिन है, और साहित्य को यह आनंद पहुँचाता है और सत्य और सौंदर्य के द्वारा पहुँचाता है। फिर आगे तो बोला कि वस्तुतः अध्ययन का अभिप्राय स्वयं पढ़ना। अध्ययन पुस्तक का भी हो सकता है और अपने आसपास के जीवन का भी हो सकता है। इस प्रकार एक निरक्षर व्यक्ति भी देख सुनकर, मिलजुल कर, देश भ्रमण करके, लोगों की सेवा करके, परिस्थितियों के धक्के खाकर, कभी कुछ खोकर, कभी कुछ सीख कर दुनिया का अध्ययन कर सकता है। निश्चय यह जीवन का व्यवहारिक अध्ययन है, इसमें भी आनंद आता है और इससे भी कबीर जैसा मनुष्य ज्ञानवान बन सकता है, किंतु यह महंगा सौदा है। अब देखिए, यहाँ पर किताब के बारे में बोला गया और स्टडी के बारे में, आनंद के बारे में बोला गया। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हम पुस्तक का अध्ययन क्यों करते हैं। ठीक है, हम पुस्तक का अध्ययन क्यों करते हैं, तो देखिए, गाने के लिए, नाचने के लिए, हंसने के लिए, और डी नंबर है सीखने और आनंद के लिए। तो डी नंबर ही सही होगा, सीखने और आनंद के लिए। उसके बाद बोला गया सच्चा साहित्य हमें क्या देता है। सातवां नंबर बोला गया सच्चा साहित्य जो हमें क्या देता है, तो सच्चा साहित्य दोस्तों हमें आनंद देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया एक निरक्षर व्यक्ति दुनिया का अध्ययन कैसे कर सकता है, तो पढ़कर, लिख कर, देश भ्रमण कर और अवलोकन कर, और डी नंबर है बोल कर। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा सी, देश भ्रमण और अवलोकन करके। उसके बाद 9वां नंबर है अध्ययन का अभिप्राय क्या है।
अध्ययन का जो अभिप्राय क्या है, तो स्वयं पढ़ना, नहीं पढ़ना, पुस्तकें खरीदना, पुस्तकें जमा करना। तो अध्ययन का मतलब होता है स्वयं पढ़ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक में दोस्तों जो एक प्रत्यय लगा हुआ है, एक प्रत्यय लगा हुआ है, एक प्रत्यय। अगला हम लोग देखेंगे ग्रामर, हाँ, अगला यहाँ पे ग्रामर खंड से दे रखा है, परीक्षा भवन दिनांक, कुछ पत्र लेखन से, पत्र लेखन का बात है। इंग्लिश में भी हम लोग पत्र लेखन देखे थे। देखिए बोला गया, प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते, कैसे हो दोस्त, तुम्हारी खाली स्थान में मेरे जन्म दिवस का स्वाद कुछ फीका ही रहा। मैं सुबह से तुम्हारी राह देख रहा था, परंतु ना तुम आए ना तुम्हारा संदेश आया, ना तुम आए ना तुम्हारा संदेश आया। और आज ही खबर मिली कि तुम बाहर गए हुए थे। प्रिय सुमित, इस बार मेरे खाली स्थान 12 पर सभी सगे संबंधी तथा कक्षा के कई मित्र उपस्थित थे। दोपहर 1 बजे केक काटा गया, उसके बाद खाली स्थान दे रखा है का प्रबंध था। दीदी और जीजा जी भी आए हुए थे, इसलिए घर भर में उत्साह था। मेरे मित्र भी तुम्हें याद कर रहे थे। संबंधियों की ओर से ढेर सारे उपहार मिले हैं। पूरा दिन खाली स्थान में बीता। समय नहीं मिलने पर जरूर आना। माता पिता की ओर से खाली स्थान, फिर तुम्हारा प्यारा दोस्त, ठीक है, तुम्हारा प्यारा दोस्त रमेश। तो रमेश जो है अपना एक मित्र है, अपना मित्र जो है सुमित, ठीक है, उसको एक पत्र लिखा है। अब देखिए 11वां नंबर जो बोला गया है कि प्रिय सुमित, इस बार मेरे खाली स्थान, ठीक है, मेरे पर सभी सगे संबंधी कई मित्रों उपस्थित। दोपहर, अच्छा यहाँ पे था ना कि कैसे हो दोस्त, तुम्हारी तो खाली स्थान क्या होगा, 11 में हो जाएगा प्रतीक्षा, तुम्हारी प्रतीक्षा में। उसके 12वां जो था, 12 में बोला गया था कि 12 में बोला गया था मेरे, इस बार मेरे, तो मेरे जन्म दिवस पर, ठीक है, मेरे जो है जन्म दिवस पर। उसके बाद 13वां नंबर है, 13वां नंबर बोला गया है कि दोपहर 1 बजे केक कटा गया। उसके बाद 13 नंबर बोला गया, प्रबंध था। तो 13वां में सही आंसर क्या होगा कि 13 नंबर होगा प्रीति भोज, यानी कि केक कटने के बाद खाने पीने का भी व्यवस्था था। उसके बाद बोला गया है 14वां में क्या भरेंगे, तो दीदी और जीजा जी आए थे, इसलिए घर भर में उत्साह था। मेरे मित्र भी तुम्हें याद करते हैं। संबंधियों की ओर से ढेर सारे उपहार मिले। पूरा दिन जो है वो हंसी खुशी में, पूरा दिन जो हंसी खुशी में बीत गया। और क्या है कि 15वां नंबर में क्या भर रहा था, तो माता पिता की ओर से माता पिता को मेरी ओर से क्या कहना, तो प्रणाम कहना, ठीक है, सादर प्रणाम कहना, यानी 15 का सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये था आपका पत्र। अब हम लोग देखते हैं कुछ ग्रामर सेक्शन में कुछ और क्वेश्चन है। कवि, देखिए बोला गया है 16 नंबर पे कि कवि का सही स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? कवि का सही स्त्रीलिंग कौन है? तो कवि का सही स्त्रीलिंग जो होता है वो कवित्री होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। 17वां नंबर में बोला गया अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? अध्यापिका का जो सही वचन होगा, बहुवचन होगा, वो क्या होगा? अध्यापिका एक वचन है, ठीक है, अध्यापिकाएं यानी कि बी नंबर सही रहेगा। उसके बाद 18वां नंबर पूछा गया इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? देखिए संज्ञा की विशेषता बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, ठीक है। और यहाँ परिमाणवाचक विशेषण पूछा है, परिमाणवाचक। तो 1 तोला सोना, दयालु चौथा हो यह, तो 1 तोला सोना यानी किसी को माप तोल सकेंगे तो उसको परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है 19 नंबर की, इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है? सरल वाक्य, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब होगा, पानी बरस रहा है। बाकी आप देखिए वर्षा हो रही और लगा हुआ है। फिर यहाँ शिक्षक ने कहा कि कल वर्षा ने कहा कि, तो दो वर्ड जोड़ा, काश आज वर्षा होती, तो दो वर्ड जोड़ा गया, लेकिन पानी बरस रहा है इसमें सिंपल सा एक वर्ड है, इसलिए आपको सरल सेंटेंस यानी कि सरल वाक्य बोल सकते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोला कि इनमें से आग का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा? देखिए आग का क्या क्या होता है, अग्नि, अनिल, पावक और ज्वाला, ठीक है, तो अग्नि का अनिल नहीं होता, बाकी ये आग का अग्नि होता है, पावक होता है, ज्वाला होता है, अनिल नहीं होता है, ठीक है, अनिल नहीं होता है इसका, यानी कि 20 का बी ऑप्शन सही होगा। 21वां नंबर है आग बबूला होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? आग बबूला होने का अर्थ जो होता है वो होता है क्रोधित होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22वां नंबर कहा जा रहा है बच्चों की निम्नांकित वाक्यों में कर्ता ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ? कर्ता ने कर्म को, ठीक है, जो कारक है अभिव्यक्ति चिन्ह है, कर्ता ने का प्रयोग जो हुआ है वो कहाँ पर सही रूप में हुआ है? तो देखिए बीरबल ने मनोरंजन करते थे, बीरबल ने मनोरंजन करते थे, कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं रहा है। फिर हमने सोया नहीं था, ये भी सही नहीं है। माली ने पौधे को सींचा था, माली के द्वारा पौधे को सिंचाया था, ये सब सही होता है, ये भी सही नहीं। प्रेमचंद ने कहानी लिखी, सही ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रेमचंद ने कहानी लिखी। उसका 23वां क्वेश्चन देखेंगे हर्ष का सही विलोम क्या होगा? तो हर्ष का सही विलोम जो होता है विषाद, हर्ष का मतलब होता है खुशी और विषाद का मतलब होता है दुख। आगे है चीर चीर का सही अर्थ भेद कौन सा है? चीर का सही अर्थ भेद जो है वो कौन सा है? तो देखिए चीर का मतलब कपड़ा भी होता है और चीर का मतलब पुराना भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है चीर, वसन, वस्त्र, ये सब पर्यायवाची शब्द होता है कपड़ा का। 24 का डी। उसका 25वां क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध, ठीक है, उनकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह हो गया,
उनकी सौभाग्यवती कन्या के विवाह हो गया। उस बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, नहीं पीते हैं होना चाहिए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ऐसा उपयोगी शस्त्र है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा, शुद्ध रूप होगा, उसके प्राण सूख गए। डी नंबर सही जवाब होगा 25 का। उसके बाद अब देखेंगे हम लोग पाठ्य पुस्तक का कुछ सवाल, बहुत अच्छा सवाल दे रखा है, देखते हैं। तो पाठ्य पुस्तक का सवाल दिया है, हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था? हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था दोस्तों? तो वो झूरी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेखक राहुल सांकृत्यायन तो लेखक राहुल सांकृत्यायन का सहयात्री कौन था? तो वो था सुमति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल बोला है, सावले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, सावले सपनों की याद, तो जाबिर हुसैन। ठीक है, जाबिर हुसैन इसके लेखक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। उसका 29वां क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर दया भाव दिखाई थी? किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर? तो सर टॉमस है जो दया भाव दिखाया था। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में सही कथन को चुनना है, सही कथन को चुन लेना है। ठीक है, देखिए बोला गया बाएं पांव का जूता ठीक है अगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई थी। उसके बाद दूसरा, लोग तो इस चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं, चित्र चुपड़ कर फोटो जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। आगे, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। और चौथा, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। ठीक है, तो 30वां का सही आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे कि फोटो में खुशबू आ ही जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। अब 31वां नंबर है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता है? मनुष्य जो है ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता है? तो मंदिर में ढूंढता है, क्रियाकर्म में ढूंढता है, मस्जिद में ढूंढता है। बच गया आपका खेल के मैदान, तो खेल के मैदान में नहीं ढूंढता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां की, पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान की कविता किस छंद में वर्णित है? पुस्तक में संकलित रसखान की कविता किस छंद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवैया। ठीक है, सवैया। आगे क्वेश्चन है कि कैदी और कोकिला के कवि यहाँ पर कौन है? कैदी और कोकिला के कवि, तो कैदी और कोकिला के कवि जो है माखनलाल चतुर्वेदी। और अगला सवाल है, कवि ने मरकट डिब्बे सा खुला किसको कहा है? कवि ने मरकत डिब्बे सा खुला किसको कहा है? तो गांव को कहा है मरकट डिब्बे सा खुला। और अगला क्वेश्चन है, मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन यहाँ पर हुआ है? मेघ आए कविता में तो पावस ऋतु का। और अगला सवाल है, इस जल प्रलय में नामक निबंध में किसका वर्णन हुआ है? इस जल प्रलय में, तो वो बाढ़ के पानी का हुआ, बाढ़ का हुआ है। अगला सवाल है यहाँ पे, रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पार्ट है? रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो है किस पार्ट का किस तरह का पार्ट है? तो एकांकी है। और आप कमेंट करके बताएं कि रीढ़ की हड्डी के लेखक कौन है दोस्तों। ठीक है, इतना आपका होमवर्क रहा। आगे बोला कि माटी वाली ने 2 रोटियां में से 1 रोटी क्यों छिपाई थी? माटी वाली 2 रोटी में से 1 रोटी इसलिए छिपाई थी ताकि अपने बूढ़े पति के लिए। अगला सवाल है, मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका मृदुला गर्ग अपने भाई बहनों में किस स्थान पर थी? तो अपने भाई बहन में से वो दूसरे स्थान पर थी। और आगे नेक्स्ट सवाल है कि रीढ़ का हड्डी पाठ में विवाह योग्य लड़का का नाम क्या था? तो विवाह योग्य लड़का का नाम रीढ़ की हड्डी में शंकर था। ठीक है, शंकर था यहाँ पे। तो आज हम लोग देख लिए इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल हिंदी का, जो आपका 29 जनवरी को होने वाले एग्जाम के लिए ज़रूरी साबित होगा। और कई बार आपको रिपीट भी मिलेगा सवाल। ठीक है, तो ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, क्योंकि बहुत अच्छे वीडियो आएंगे अभी आपके 29 और 30 जनवरी के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।